Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Understanding Elementary Shapes. In this chapter, we will learn about measuring of a line segment, measure of an angle, acute, obtuse, reflex, straight, and right angles, classification of triangles based on angles and sides, classification of quadrilaterals and three-dimensional shapes. इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अब फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट मेजरिंग लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स. सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. First, measuring line segments. A line segment is a fixed portion of a line and therefore it is possible to find the length of a line segment. Line segment क्या होता है? Line segment मैंने आपको बताया है. Line segment has a starting point and an ending point. उसके एक fixed portion होता है line segment, है ना? इसलिए उसकी length को मापना possible है. जैसे comparison of line segment using ruler and divider. अब एक दो देखो लाइन सेगमेंट डी हो, उसे हमें मेजर करना हो, है ना? तो रूलर से कैसे मेजर करेंगे और डिवाइडर से कैसे मेजर करेंगे ये देखेंगे. लाइन सेगमेंट आपको पता है ना, लाइन सेगमेंट जैसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं. सी दिस इज अ लाइन सेगमेंट. इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है. तो इसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, है ना? सी दिस इज रूलर. ये आपके रूलर होता है ना. ओके यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट दी हुई है. ए बी एक लाइन सेगमेंट है और एक सी डी. इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, कीप द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए एंड रीड द मार्क अगेंस्ट बी. अब हमें ए बी की जैसे लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, जो रूलर है उसका जो जीरो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखते होंगे जीरो मार्क होता है, उस जीरो मार्क को ए के ऊपर रखोगे और बाकी फिर आप देखोगे बी तक कौन सा पॉइंट आ रहा है ना? दिस गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी. तो हम इस तरीके से ए बी की लेंथ मेजर कर सकते हैं. समझ में आ रहा है ना? ये लाइन सेगमेंट आपको दी है ए बी, इसको आपको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर. तो आप क्या करोगे, रूलर का जो स्टार्टिंग में जीरो पॉइंट होता है वो ए के ऊपर रखोगे और फिर पीछे जो बी तक जहां तक मार्किंग आएगी वहां तक आप उसकी लेंथ को मेजर कर लोगे. इन द सेम वे फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी एंड कंपेयर द टू लेंथ. उसी तरीके से आप सी जो लाइन सेगमेंट दी हुई है सी डी, उसकी भी लेंथ मेजर कर सकते हो. रूलर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो, वो सी के ऊपर रखोगे, फिर देखोगे डी तक कहाँ तक माप आ रहा है. तो इस तरीके आप कंपेयर कर सकते हो ना. कंपेयर मतलब कि लेंथ ऑफ ए बी क्या है, लेंथ ऑफ सी डी क्या है, तो उससे आप उनकी लेंथ को कंपेयर कर सकते हो. पोजिशनिंग एरर. लेकिन क्या होता है कभी कभी, आप जैसे रूलर आपने टू गेट करेक्ट मेजर द आई शुड बी करेक्टली पोजिशनड. आपको ठीक से अगर मेजर देखना है लेंथ, तो आपकी जो आई की पोजीशन होती है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए. आप टेढ़ा देखोगे तो आपको जैसे अरे ये तो टू से थोड़ा कम है, इस साइड से देखोगे, और इस साइड से अगर देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो टू से थोड़ा ज्यादा है. तो करेक्ट पोजीशन कैसी होती है, एकदम स्ट्रेट ऊपर से देखना होता है. देखो रॉन्ग आई पोजीशन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट पोजीशन. आप एकदम सामने से सीधे देखोगे तो आपको करेक्ट दिखेगा. अगर आप इस साइड से देखोगे तो आपको लगेगा ये तो थोड़ा टू से कम है, इस साइड से देखोगे तो लगेगा थोड़ा टू से ज्यादा है ना, जिस ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं. तो टू गेट करेक्ट मेजर द आई शुड बी करेक्टली पोजीशन. तो सही मेजर करने के लिए हमको आई को ठीक से मेजर कर रखना पड़ता है. जस्ट वेरी वर्टिकली अबव द मार्क. जहां हमें मार्क दिख रहा है उसके एकदम जस्ट ऊपर से हमें देखना है. करेक्ट व्यू जो है वो ये है. अदरवाइज एरर्स कैन हैपन ड्यू टू एंगुलर व्यूइंग. एंगुलर मतलब एंगल, जो हम गलत एंगल से अगर हम देखेंगे तो हम गलत हमको मेजर कर पाएंगे. इसलिए अगर हमें ऑब्जेक्ट की कहाँ तक ऑब्जेक्ट है उसमें कहाँ तक मार्किंग है, उसके लिए हमें आई को उसके सीधे ऊपर देख रख के देखना पड़ेगा, तो ही हम उसको करेक्ट मेजर कर पाएंगे. For more accuracy in finding the length of a line segment, we can use a divider and a ruler. लेकिन किसी लाइन सेगमेंट का अगर हमें सही मेजर करना है हमें, तो आपको कंपास बॉक्स के अंदर देखना एक डिवाइडर आता है, दोनों साइड जो उसकी पॉइंटर होती है उसकी और रूलर की हेल्प से हम जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो कर सकते हैं. कैसे, अब एक लाइन खींची हुई है, आप डिवाइडर को ओपन करो, डिवाइडर का एक पार्ट उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे रखो और दूसरा पार्ट उसके एंडिंग पॉइंट पे रखो.
फिर उसको उठा के रूलर के ऊपर रखो, है ना। सी, आपने जैसे यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ए बी थी, और तो डिवाइडर खोल के उसका माप ले लिया, दोनों पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर रख के डिवाइडर पे माप ले लिया। अब उस डिवाइडर को उठा के आप स्केल पे रखो, उसका जो पहला पॉइंट है वो 0 पे और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, 5 पे। ओपन द डिवाइडर, place the end point of one of its arm of A and the other at B। वही मैंने आपको बताया, lift the divider, अब डिवाइडर को उठाओ in this position and place it on a ruler। उसी पोजीशन पे डिवाइडर को उठाओ, फिर उसको रूलर के ऊपर रख दो, है ना। वन एंड सो such that one end point is at the 0, उसका one end जो है वो 0 पर आए, and the ruler, और दूसरा जो है वो रूलर पर। read the mark against the other end point, this will give the length of AB। फिर आप देख लो कितना मेजर आया है, जैसे 5 सेंटीमीटर आया, it means the length of this line segment is 5 centimeter। With the help of divider and ruler we can measure accurate length of the given line segment। लेकिन सिर्फ अगर हम by the help of ruler देखते हैं तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर हमारी आई सही पोजीशन में नहीं होगी, गलत पोजीशन से अगर हम देखेंगे तो इसमें मेजरमेंट में गलती हो सकती है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर एंड रूलर वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट करेक्टली। ओके, सी अब एक्सरसाइज 5.1 आती है। What is the disadvantage in comparing the line segment by mere observation? यहाँ पे ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, MERE, mere observation। मतलब दो लाइन सेगमेंट जो लगभग एक जैसी हो, उन्हें हमें देखकर पता लगाना हो कौन छोटी है कौन सही है। तो comparing the length of two line segments simple by observation may not be accurate। तो वो एकदम accurate नहीं हो सकता है। So we use divider to compare the length of given line segment। अब जैसे दो लाइन सेगमेंट दी हो एकदम ऐसी, है ना। अब इसमें कंपेयर करने को बोले कौन छोटी कौन बड़ी, तो हम कितनी कितनी इनकी लेंथ है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं क्या देख के? ऐसे नहीं कर सकते ना, इस, है ना, उससे ठीक से कंपेयर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, सो वी यूज डिवाइडर। हम डिवाइडर अगर रूलर का यूज करें तो हम करेक्ट लेंथ उसकी लाइन सेगमेंट की फाइंड कर सकते हैं। Second question, why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of line segment? अगर किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करना है तो डिवाइडर जो है वो क्यों ज्यादा अच्छा है रूलर से? तो मैंने आपको देख के बताया, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर वी मे हैव द फॉलोइंग एरर्स। खाली स्केल से लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने में ये प्रॉब्लम हो सकती है, थिकनेस ऑफ द रूलर या एंगुलर विंग, मतलब ठीक से अगर हमने नहीं देखा तो हम गलत मेजर कर सकते हैं। These error can be eradicated by using the divider। ये सब जो गलतियां हैं वो हम इससे दूर कर सकते हैं डिवाइडर से। So it is better to use a divider than a ruler while measuring the length of line segment। मतलब किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर हमें मेजर करनी है तो हम डिवाइडर से ज्यादा अच्छे से मेजर कर सकते हैं बजाय इसके रूलर के। ठीक है, नेक्स्ट, draw any line segment, say AB। Take any point C lying in between A and B। Measure the length of AB, BC and AC। Is AB is equal to AC plus CB। अब ये बोल रहे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो AB और उस पर एक पॉइंट लो C, A और B के बीच में। अब AB का लेंथ जो है वो BC और AC के बराबर है। मतलब AB जो है वो इज इक्वल टू AC प्लस CB, ये हमें बताना है। सो लेट अस कंसिडर A, B and C such that C lies between A and B। और AB की लेंथ कितनी दी हुई है, वो हमने ले ली 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एक AB लेंथ 7 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ की। अब उसमें AC हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर, मतलब A से C पॉइंट जो है वो A से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाया। तो CB की लेंथ कितनी जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो AC प्लस CB मतलब 3 + 4 = 7 सेंटीमीटर। बट AB इज 7 सेंटीमीटर, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस CB। तो इससे क्या फाइंड होता है कि C जो है वो AB के बीच में है। वही उन्होंने बोला था कि ड्रॉ एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करो और उसके बीच में पॉइंट लो C। अब मेजर करो लेंथ का AB का और BC का और AC का। क्या AB इज इक्वल टू AC प्लस BC होता है? होता है। हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली 7 सेंटीमीटर की AB और उस पर बीच में एक पॉइंट ले लिया A से C की दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, और CB हुआ 4 सेंटीमीटर।
तो AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, 3 + 4 इज इक्वल टू 7 और AB है 7 सेंटीमीटर। तो इससे पता चल गया कि C जो है वो A और B के बीच में है। Next, if A, B, C are 3 points on a line such that AB is 5 centimeter, BC is 3 centimeter, and AC is equal to 8 centimeter, which one of them lies between the other two? अब 3 पॉइंट लिए हैं हमने एक लाइन पर, A, B और C। अब ये बोल रहे हैं AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है और AC जो है, देखो इनके हिसाब से मुताबिक से AB जो है A B है 5 सेंटीमीटर और BC है 3 सेंटीमीटर, है ना, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर और AC जो है वो 8 सेंटीमीटर। तो 5 + 3 कितना होता है 8। तो विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, तो कौन जो है वो दो के बीच में है, तो कौन बीच में दिख रहा है B, ये हमें प्रूफ करना है। C, AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter. This is given in the question. So AB plus BC is equal to कितना हो गया 5 + 3 is equal to 8 centimeter, है ना। AB 5 है, BC 3 है, तो AB plus BC is equal to 8 centimeter, पर AC is equal to 8 centimeter है। तो इसका मतलब B lies between the A and C, इसका मतलब B जो है वो A और C के बीच में है। हो गया प्रूफ, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। अब देखो ये लाइन दी हुई है, तो 0 से 1 2 3 7, उसमें मार्क दिया A B C D E F G। अब ये बोल रहे हैं A से G के बीच में D आता है, प्रूफ करो। तो है ही A B C और E F G, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, बीच में D है, तो D तो बीच में है पर वो हमें प्रूफ करना है। फ्रॉम द गिवन फिगर वी हैव AG इज इक्वल टू 7 - 1, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7, लेकिन A से G तो 6 ही होगा, ये 1 तो माइनस करना पड़ेगा। तो 7 - 1 किया तो कितना है 6। तो A से G तक का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर और A से D तक का डिस्टेंस कितना है 4 - 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3 3 सेंटीमीटर है एंड डी जी इज इक्वल टू 7 - 4 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब A से C D तक जो है वो है 3 सेंटीमीटर और D से G तक जो है वो है 3 सेंटीमीटर। तो AG इज इक्वल टू AD प्लस DG। तो इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। इससे प्रूफ होता है कि D जो है वो AG के बीच में है। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर B जो है वो AC के बीच का मिड पॉइंट है एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD और C जो है वो B और D के बीच का मिड पॉइंट है, तो वेयर ABCD लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ABCD कहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे लाई होंगी, से वाई AB इज इक्वल टू CD। क्वेश्चन इज अगर B जो है वो AC का मिड पॉइंट है और C जो है वो BD का मिड पॉइंट है, तो चारों अगर एक लाइन में है तो AB इज इक्वल टू CD प्रूफ करना है। सी, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, तो AB इज इक्वल टू BC हो गया पहला इक्वेशन। नाउ C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो BC इज इक्वल टू CD हो गया, है ना। तो BC की जगह पे हम CD लगा सकते हैं ना, AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू CD। तो पुट द वैल्यू ऑफ BC इन फर्स्ट इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 and 2 वी हैव AB इज इक्वल टू CD। यही प्रूफ करना था, AB इज इक्वल टू CD, तो हो गया प्रूफ। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कि B जो है वो AC के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच है, तो AB इज इक्वल टू BC हो गया और C जो है वो B और D के बीच का मिड पॉइंट है, तो BC इज इक्वल टू CD हो गया। AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू CD, BC की वैल्यू हमने लगा दी तो AB इज इक्वल टू CD हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट, draw 5 triangles and measure their sides. Check in each case if the sum of the length of any two side is always less than the third side. 5 triangles बनाने हैं, उनकी sides measure करनी है और check करना है कि sum of the length of any two sides, किसी भी दो sides की जो लेंथ है always less than the third side, तीसरी साइड से कम होगी। सी, केस 1, ट्राइंगल ABC, ये 2.5 4.8 5.2, AB is 2.5 सेंटीमीटर, BC is equal to
4.8 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। अब AB प्लस BC को मैंने ऐड किया तो 2.5 प्लस 4.8 तो क्या आया 7.5, 7.3 आया। 7.3 इज ग्रेटर देन 5.2 तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। So hence sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. This is very important, तभी ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, अगर 2 साइड्स के मेजरमेंट को हम प्लस करें तो वो थर्ड साइड से ज्यादा आना चाहिए, थर्ड साइड से ज्यादा आना चाहिए तो वो सही ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो इन दिस ट्राइंगल AB प्लस BC को हमने प्लस किया तो AB is 2.5 प्लस 4.8, 2 प्लस 2.5 प्लस 4.8 इज इक्वल टू क्या हो गया 7.3। 7.3 is greater than 7.3 is greater than 5.2. It means AB plus BC is greater than AC. So sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. यहाँ पे ये लेस नहीं है, क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे ग्रेटर आएगा बेटा, ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन PQR, अब देखो इसमें 2, 2.5, 3.5, PQ is 2 centimeter, QR is 2.5 centimeter and PR is 3.5 centimeter. तो PQ plus QR, तो 2 plus 2.5 is equal to 4.5. 4.5 is greater than 3.5. It means PQ plus QR is greater than PR. So sum of any two sides of triangle is greater than the third side. तभी ट्राइंगल पॉसिबल है। ट्राइंगल की 2 साइड्स को अगर मैं प्लस करूं तो उसका मेजरमेंट ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए, तो ही वो ट्राइंगल सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट XYZ में XY is 5 centimeter, YZ is 3 centimeter, ZX is 6.8 centimeter. तो XY plus YZ, so 5 plus 3 is equal to 8. 8 is greater than 6.8. It means XY plus YZ is greater than XZ. So sum of any two sides of a triangle is greater than third side. In fourth triangle MNS, see MN is 2.57 centimeter, NS is 4 centimeter and MS is 4.7 centimeter. So now plus MN plus NS is equal to 2.7 plus 4 is equal to 6.7. Now 6.7 is greater than 4.7. It means MN plus NS is greater than MS. So sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. समझ में आया? Now fifth triangle, triangle KLM. इसमें KL is 3.5 centimeter, LM is 3.5 centimeter and KM is 3.5 centimeter. तो KL plus LM is equal to 3.5 plus 3.5 is equal to 7 centimeter. 7 is greater than 3.5 centimeter. So for है ना, so KL plus LM is greater than KM. Hence क्या हो जाएगा? Hence sum of any two sides of a triangle is greater than third side. समझ में आया? Okay. Now अब आता है एंगल्स, राइट एंड स्ट्रेट। देखो इस वाली एक्सरसाइज में कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ हमको मेजरमेंट था लाइन सेगमेंट का, किस तरीके से मेजर करते विद द हेल्प ऑफ रूलर मैंने आपको बताया, विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर बताया। रूलर से क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आता अगर हमारा एंगुलर व्यू ठीक ना हो, अगर हम ठीक से ना देखें तो हम ठीक से लाइन सेगमेंट को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर एंड रूलर वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ एनी लाइन सेगमेंट एक्यूरेटली। ओके, उसके अलावा फिर ये क्वेश्चंस थे, उसके बेसिस पर मैं छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, प्रूफ करने थे, सिंपल है। बस खाली फिफ्थ क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि इसमें हमें ये चेक करना है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर आएगा यहाँ पे, हाँ, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि कोई भी ट्राइंगल की अगर हम 2 साइड को प्लस करें तो उसका मेजरमेंट हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है। तो ये हमने 5 ट्राइंगल में करके दिखाया। अब आता है एंगल्स। आपको मालूम है राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। टर्निंग क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन टू द ईस्ट डायरेक्शन मेजर्स टर्निंग थ्रू अ राइट एंगल। इस वाले टॉपिक में हम खाली टर्न्स देखेंगे। जैसे ये आपको डायरेक्शन पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर मैं नॉर्थ से ईस्ट घूम जाऊं तो मतलब 1 राइट एंगल घूमूंगी, फिर ईस्ट से साउथ घूम जाऊं तो 1 राइट एंगल घूमूंगी,
साउथ से वेस्ट घूम जाऊं तो 1 राइट एंगल घूमूंगी, और वेस्ट से नॉर्थ घूमूं तो 1 राइट एंगल घूमूंगी, और नॉर्थ से अगर सीधे साउथ जाऊं तो कितने राइट एंगल घूमी, 2 राइट एंगल घूमी। नॉर्थ से वेस्ट आ जाऊं तो कितने राइट एंगल घूमूंगी, 3 राइट एंगल घूमूंगी। सिर्फ हमें इसमें यही देखना है। तो टर्निंग इसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, और इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो टर्निंग क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन टू द ईस्ट डायरेक्शन मीन्स टर्निंग थ्रू अ राइट एंगल। टर्निंग फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन टू द साउथ, देखो मैंने बोला ना नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, टर्निंग थ्रू 2 राइट एंगल्स, और टर्निंग थ्रू अ स्ट्रेट एंगल, मतलब नॉर्थ से अगर मैं साउथ डायरेक्शन में मूव कर जाऊं तो मतलब मैं 2 राइट एंगल घूमी। तो ये कौन सा होता है, 2 राइट एंगल इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल होता है ना 180 डिग्री का, है ना। सो नेक्स्ट, टर्निंग थ्रू 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स अगर घूमूं मींस कंप्लीट 1 फुल रोटेशन। तो 4 राइट एंगल घूम जाने में क्या हो जाता है, 1 फुल रोटेशन। सो टर्निंग थ्रू 4 राइट एंगल्स मींस टर्निंग थ्रू अ कंप्लीट एंगल। मतलब नॉर्थ से अगर मैं ईस्ट घूमी तो मतलब 1 राइट एंगल, नॉर्थ से साउथ घूमी तो मतलब 2 राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल, और अगर 4 राइट एंगल घूम जाऊं तो एक 1 कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, फुल रोटेशन हो जाएगा। इसका मतलब 4 राइट एंगल में घूम गई, है ना। यही ध्यान रखते हुए इसमें क्वेश्चंस है। सी, what fraction of a clockwise revolution does the hour end of a clock turn through when it goes from, अब घड़ी की सुइयां आपने देखी है, घड़ी की सुइयां जैसे घूमती हैं तो कितना एंगल घूमती है वो बताना है। 3 to 9, मतलब 3 बज रहा है ना, 3 बज रहा है, 3 से 9 के बीच में हमको, देखो जैसे ये क्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। अब है ना, ये बीट मिड पॉइंट है। अब ये 3 है ना, 3 पे थी सुई, और 3 से घूमते हुए 9 पर आ गई। कहाँ पे आ गई, 9 पे आ गई। तो व्हेन द आवर एंड्स ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 3 to 9, तो इसने कितना हाफ रिवॉल्यूशन कर दिया ना, मतलब अगर यहाँ से 1 राइट एंगल और 2 राइट एंगल, तो हाफ रिवॉल्यूशन किया, है ना। When the hour end of a clock goes from 3 to 9, it turns through half of a revolution. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब पूरा सर्कल, और ये पूरे सर्कल का आधा है, तो कितना रिवॉल्यूशन किया उसने, हाफ रिवॉल्यूशन। When the hour end moves from 4 to 7, अब देखो 4 to 7, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ 1 एंड यहाँ पे 2, और ये है बीच में, है ना। अब 4 to 7, 4 पर है सुई, 4 से घूम के 7 पे आ गई, मतलब यहाँ पे आ गई। तो कितना बनाया उसने, when the hour end moves from 4 to 7, it turns through 1/4 of revolution। देखो कैसे बोल रहे हैं, ये डायरेक्शन होती है ना, हाँ। अब ये पहले वाले में 3 से 9 पहुंची, तो हाफ रिवॉल्यूशन किया उसने, हाफ रिवॉल्यूशन किया मतलब 1 हाफ रिवॉल्यूशन। अब उसने क्या किया, 4 से 7, देखो राइट एंगल बना रहा ना एक, तो मतलब 1/4 हो गया, 1/4 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन पूछा है, 2 बार घूमा तो हाफ रिवॉल्यूशन हो गया, एक ही बार घूमा मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन। कितना हुआ, 1/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड देखेंगे, 7 to 10, मतलब 7 पे है घड़ी और पहुंच गई 10 पर, तो ये भी 90 डिग्री, मतलब कितना बना, 1/4, मतलब एक ही बार टर्न हुआ, एक टर्न, तो 1/4 रिवॉल्यूशन। व्हेन आवर एंड मूव्स फ्रॉम 7 to 10, इफ टर्न्स थ्रू 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, 1/4 ही घूमा ना। ओके, नाउ थर्ड, 12 to 9, 12 पे है, और यहाँ है ना सुई 12 पर है, यहाँ से घूमती 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 यहाँ पहुंच गई, 9 पे घूम गई, है ना। 12 पे थी और 12 से चलती 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 9 पे, मतलब 1/4 1/4 1/4, तो 3/4 सर्कल घूमी ना। कितना रिवॉल्यूशन किया, 3/4, मतलब यहाँ पे थी, यहाँ से करती 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 यहाँ आई, तो 90 90 90, 3 90, तो 1/4 प्लस 1/4 1 प्लस 4 कितना हो गया, 3/4। When hour end move from 12 to 9, it turns 3/4 of a revolution.
ओके, नेक्स्ट इज, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? ओके, हाँ, अब है 1 to 10, मतलब 1 पर है सुई, है ना, और 1 से होती होती 10 पे आ गई। देखो 1 पे थी तो 1 2 3, ये एक रिवॉल्यूशन हो गया, 2 रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन, यहाँ पर आ गई, मतलब कितना टर्न घूमी? 3/4 टर्न। तो ये हो जाएगा व्हेन आवर एंड मूव्स फ्रॉम 1 to 10, इट, जब 12 to 9 थी, 12 to 9 पे भी 3/4 घूमी, अब 12 से एक यहाँ पर एक ज्यादा हो गया, तो ये भी 3/4 हो गई ना। तो व्हेन द आवर एंड मूव्स फ्रॉम 1 to 10, इट टर्न्स थ्रू 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट 6 to 3, मतलब 6 पर है और यहाँ से घूमते 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 3 पे पहुंच गई। तो कैसे घूमी? ये ऐसे घूमी, कितना घूमी? 3/4। तो व्हेन द आवर एंड मूव्स फ्रॉम 3 to 6, इट टर्न्स थ्रू 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम दिस टू दिस, कि जब सुई यहाँ से यहाँ जाएगी तो वो कितना टर्न घूम रही है, कितना रिवॉल्यूशन कर रही है। तो हमको हाफ रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो बताना है। तो मोस्टली यहाँ पे हाफ रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन और 3/4 रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये मैंने आपको समझाया, समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप? अब घड़ी कहाँ पे स्टॉप होगी? स्टार्ट एट 12, 12 से स्टार्ट हुआ और मेक हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। 12 से स्टार्ट होती हुई कहाँ पे हाफ रिवॉल्यूशन किया उसने, तो मतलब कहाँ पे रुकेगी? 6 में। स्टार्टिंग फ्रॉम 12 एंड मेकिंग हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, द क्लॉक हैंड स्टॉप्स एट 6। 12 12 पे थी और 12 से उसने हाफ रिवॉल्यूशन किया, तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब 2 राइट एंगल, तो कहाँ पे पहुंच जाएगी? 6 पे। ये क्लॉक आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट एट 2, स्टार्ट एट 2 एंड हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, फिर उसने 2 पे थी घड़ी और वहां से भी हाफ रिवॉल्यूशन किया, तो वो कहाँ पहुंच जाएगी? हाफ रिवॉल्यूशन मतलब देखो 5 10 5, देखो यहाँ से 5 10 15 मिनट पे राइट एंगल होता है, तो 20 25 30 मिनट पे स्ट्रेट एंगल होता है। ये देखो आपको यहाँ से पता चलेगा, है ना। ये देखो ये हो रहा है ना, 6 बज रहे हैं, 6 मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब 5 10 15 मिनट्स में राइट एंगल होता है, फिर दूसरे 15 मिनट में दूसरा राइट एंगल, तो इसका मतलब 30 मिनट्स में स्ट्रेट एंगल होता है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 और हाफ रिवॉल्यूशन किया, तो क्लॉक कहाँ, हैंड कहाँ पहुंच जाएगी? 8 में। अब स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड मेकिंग हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, नहीं हाफ नहीं है, यहाँ पे 1/4 है, कहीं कहीं पे बहुत वो है, यहाँ पे 1/4 रिवॉल्यूशन किया, 1/4 रिवॉल्यूशन, तो 1/4 मतलब 5 है, 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब 15 मिनट, तो कितना हुआ? कहाँ पहुंचेगी? 8 पे पहुंचेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड मेकिंग हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं है, 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या है? 3/4 रिवॉल्यूशन, मतलब 5 पे थी, 5 से उसने 3/4 रिवॉल्यूशन किया, तो 3/4 देखो 5 10 15 1 रिवॉल्यूशन, 5 10 15 दूसरा, 5 10 15 तीसरा, तो मतलब 3/4 रिवॉल्यूशन उसने किया, तो कहाँ पहुंच जाएगी? 2 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। ये क्लॉक बना के आपको दिखाने हैं। हाँ, यहाँ पे सब 1 to 1, ये क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देखना, यहाँ पे कितना है? 1/4 रिवॉल्यूशन है, यहाँ पे 3/4 रिवॉल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग? अब आप एक जगह पे खड़े हो, वो डायरेक्शन उन्होंने बताई है, कौन सी जगह पे आप खड़े हो और वहां से आपने कितना रिवॉल्यूशन किया, तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे? ईस्ट। अब आप ईस्ट पे खड़े हो एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, आपने हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन किया क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। कहाँ पे खड़े हो? ईस्ट पे खड़े हो और आपने हाफ रिवॉल्यूशन किया और क्लॉकवाइज, तो कहाँ पहुंच जाओगे? वेस्ट में। तो कहाँ पहुंच गए आप? वेस्ट में, है ना, वेस्ट। दूसरा, ईस्ट पे खड़े हो और मेकिंग 1 1.5 1 फुल रोटेशन, मतलब ईस्ट पे घूम के
ईस्ट पे आ गए, उसके बाद फिर हाफ, तो कहाँ पहुंच जाओगे? वेस्ट में। समझ में आ रहा है ना? क्या दिया है देखो, ईस्ट पे, पहला क्वेश्चन का ये आंसर है, ईस्ट पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो ईस्ट पे, और हाफ रिवॉल्यूशन किया, तो ये 90, ये 90, हाफ रिवॉल्यूशन करके आप कहाँ पहुंच जाओगे? वेस्ट में। अब ईस्ट पे ही खड़े हो और 1.5 ये होल नंबर है, मतलब एक तो पूरा चक्कर लगाया, तो पूरा चक्कर लगाया मतलब वापस ईस्ट में आ गए, फिर हाफ, तो हाफ किया तो कहाँ पहुंच गए? वेस्ट में। इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट। अभी थर्ड, वेस्ट पे खड़े हो, वेस्ट पे खड़े हो एंड मेक 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ वेस्ट पे खड़े हो और क्वेश्चन में क्या लिखा है? वेस्ट मेक 3/4 ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, ऐसे नहीं जाना है। यहाँ वेस्ट पे खड़े हो, एंटी क्लॉक मतलब उल्टा, 190, 290, 390, तो कहाँ पहुंच जाओगे? नॉर्थ में पहुंच जाओगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ एंड मेक फुल टर्न रिवॉल्यूशन। अभी साउथ पे हो, साउथ पे खड़े हो और उसमें फुल रोटेशन कर दिया आपने, वो भी कैसे? South and make one full revolution. Should be specified clockwise or anti-clockwise for this last question. Why not? है ना? इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि clockwise कि anti-clockwise. तो one full rotation either clockwise or anti-clockwise he will face south. अब देखो कहाँ पे खड़ा है वो? साउथ पे है। अब वो क्लॉकवाइज भी जाए तो भी साउथ पे पहुंच जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाए तो भी वो साउथ पे पहुंच जाएगा। ये लिखा है उन्होंने, देखो, साउथ एंड मेक वन फुल रिवॉल्यूशन। इसके लिए क्या स्पेसिफाई करना जरूरी है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये बताना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप क्लॉकवाइज भी जाओगे तो भी साउथ में आ जाओगे और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो भी आप साउथ में आ जाओगे। टर्निंग वन फुल रिवॉल्यूशन वी विल रीच बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में हम ओरिजिनल पोजीशन पर ही पहुंच जाते हैं। देयरफॉर इट मेक नो डिफरेंस वेदर वी टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे। अगर फुल रिवॉल्यूशन है तो हम वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग? अब देखो, ईस्ट पे खड़े हो और क्लॉकवाइज एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, तो कितना रिवॉल्यूशन घूमे? मतलब ईस्ट पे खड़े थे आप और ईस्ट पे खड़े होके आप क्लॉकवाइज 3/4 रिवॉल्यूशन घूमे हो, तो 1 रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन एंड 3/4 रिवॉल्यूशन, तो किस साइड फेस हो जाओगे? आपने बोला नॉर्थ पे पहुंच गए हो, तो कितना टर्न घूमे? 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट एंड रीच एट नॉर्थ, मतलब ईस्ट पे खड़े थे और नॉर्थ पे पहुंच गए, तो कितना रिवॉल्यूशन घूमे? 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट, साउथ पे खड़े थे एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, मतलब साउथ पे खड़े थे और टर्न वाइज घूमते हुए ईस्ट पे पहुंच गए, तो कितने टर्न घूमोगे? इफ वी स्टार्ट फ्रॉम साउथ टर्निंग क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना? 1 रिवॉल्यूशन, 2 मतलब 1 हाफ एंड 3/4, तो कितना रिवॉल्यूशन घूमेंगे? 3/4 रिवॉल्यूशन की जरूरत है। अब वेस्ट पे खड़े हो और टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, वेस्ट पे थे और टर्न हो गए क्लॉकवाइज ईस्ट, तो उसके लिए कितना रिवॉल्यूशन घूमोगे? हाफ रिवॉल्यूशन। समझ में आया? अब फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द 4 आवर एंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब यहाँ पे हमें कितने राइट एंगल घूमेंगे वो बताना है। 3 to 6, 3 है, 3 से 6 पहुंचा, तो कितना राइट एंगल घुमा? 1 राइट एंगल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 6 द आवर एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। फिर 2 to 8, 2 है, 2 से 8, तो देखो ये स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल मतलब 2 राइट एंगल, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 8 द आवर एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। 5 to 11, 5 पर है, 11 में पहुंच गया, फिर से स्ट्रेट एंगल बना, स्ट्रेट एंगल मतलब 2 राइट एंगल, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 11 द आवर एंड टर्न्स 2 राइट एंगल्स। 10 to 1, 10 है, 10 पे 1, तो 1 राइट एंगल बना, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 1 द आवर एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। 12 to 9, अब देखो 12 है क्लॉकवाइज, तो यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के यहाँ हुआ, तो यहाँ पे 1 राइट एंगल, यहाँ 6 पे दूसरा राइट एंगल, यहाँ पे 3 राइट एंगल, तो कितना मूव किया? स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 9, 12 से उल्टा नहीं जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे ना, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो कितने राइट एंगल घूमे? 3 राइट एंगल. सी starting from 12 to 9 the hour end turns through 3 right angles. Now 12 to 6, 12 है, 12 to 6 तो स्ट्रेट एंगल बन गया. मतलब हाउ मेनी राइट एंगल? 2 राइट एंगल्स. इजी है ना एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग. अब देखो साउथ पे खड़े हो एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट. साउथ पे हो और क्लॉकवाइज वेस्ट पे टर्न हो, तो कितना राइट एंगल बना? 1 राइट एंगल. नॉर्थ पे खड़े हो एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब उल्टा, टू ईस्ट, तो देखो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल एंड 3 राइट एंगल. कितने राइट एंगल बने? 3 राइट एंगल्स. वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट पर हो और टर्न टू वेस्ट, वापस वेस्ट पे आ गए, तो कितने राइट एंगल बने? 1 2 3 4, 4 राइट एंगल्स. साउथ पे हो एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ पे नॉर्थ, तो कितने राइट एंगल? 2, 1 एंड 2. सिंपल एकदम, लेकिन फिगर आपको बनाने पड़ेंगे, है ना. वेयर विल द हावर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स. अब कहाँ पे रुकेगी? देखो फ्रॉम 6 पर है एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, और उसने 1 राइट एंगल किया, तो कहाँ पहुंच जाएगी? 9 पर. स्टार्टिंग फ्रॉम 6 एंड टर्निंग थ्रू 1 राइट एंगल द आवर एंड स्टॉप्स एट 9. मतलब वो बोल रहे 6 पर है और 6 से वो 1 राइट एंगल मूव हुई, तो कहाँ पहुंच जाएगी? 9 पर. फिर है 8 पर है और टर्निंग 2 राइट एंगल्स, तो 2 राइट एंगल मतलब 8 पर है तो 1 राइट एंगल कहाँ पे होगा? यहाँ पे 11 पे, और दूसरा राइट एंगल यहाँ पे, तो कितने कहाँ पे रुकेगी? स्टॉप होगी एंड आवर एंड 2 पर. स्टार्टिंग फ्रॉम 10 और टर्निंग 3 राइट एंगल्स, तो 3 राइट एंगल मतलब 15 मिनट्स. देखो 1 2 3, 1 राइट एंगल, 1 2 3, 2 राइट एंगल, 1 2 3, 3 राइट एंगल, तो कहाँ पहुंच जाएगी? 7 पे. स्टार्टिंग फ्रॉम 7 से स्टार्ट किया, टर्निंग थ्रू 2 राइट एंगल्स, द स्टॉप यहाँ पे 4 है शायद, 4 राइट एंगल्स फ्रॉम 7 एंड टर्निंग 2 स्ट्रेट एंगल्स है, राइट एंगल नहीं, स्ट्रेट एंगल्स. 2 STRAIGHT, 2 स्ट्रेट एंगल. तो 2 स्ट्रेट एंगल मतलब 4 राइट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल मतलब 2 राइट एंगल, तो 2 स्ट्रेट एंगल मतलब 4 राइट एंगल्स. तो वापस से आवर एंड कहाँ पहुंच जाएगी? 7 पे ही पहुंच जाएगी. ये पिक्चर से ही हमें पता चल रहा है ना. सो नेक्स्ट देखेंगे, तो पता चला ये कितना इजी था. इसमें सिर्फ इस वाले इसमें हमें सिर्फ टर्निंग देखने थे, कितने रिवॉल्यूशन घूमे, या एंगल्स दिए थे तो कहाँ सुई पहुंच जाएगी, या रिवॉल्यूशन पूछे थे तो कहाँ पहुंच जाएगी, या हमें टर्न दिए थे और बताना था कितना रिवॉल्यूशन हुआ. वो सब इजी था, खाली फिगर देख के आपको समझना था. अब आते हैं एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स. एक्यूट एंगल क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री, है ना. एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. व्हेन द आवर एंड ऑफ अ clock moves from 12 to 2, the angle between the two position of hand is an acute angle. acute angle मतलब less than right angle, right angle से छोटे एंगल जो होते हैं उन्हें हम acute angle बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सी, ये acute angle है. obtuse angle मतलब an angle greater than a right angle and smaller than a straight angle. मतलब राइट एंगल से तो बड़े होंगे लेकिन स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री से कम होंगे, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. When the hour end of a clock moves from 12 to 5, the angle between the two position of the hand is an obtuse angle. See, यहाँ 3 तो right angle होता, 5 पे पहुंचे तो ये greater than 90 डिग्री हो गया, ये हो गया obtuse angle. अब आता है reflex angle, an angle greater than a straight angle but less than a complete angle. अब straight angle क्या होता है? ये सीधा 2 right angle, तो वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन पूरा कंप्लीट राउंड से थोड़ा छोटा होता है. This angle is called reflex angle. ठीक है. When the hour end of a clock moves from 12 to 7, the angle between the two position of hand is a reflex angle. अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग. स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, मोर देन अ हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ अ रिवॉल्यूशन, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1/4 अ रिवॉल्यूशन, या बिटवीन
1/4 और 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं बोलो? स्ट्रेट एंगल हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, है ना। राइट एंगल क्या होता है? 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, है ना। ये देखो, ये मैंने डायरेक्शन वहां पढ़ी थी ना हमने आगे डायरेक्शन। तो स्ट्रेट एंगल मतलब हाफ अ रिवॉल्यूशन, पूरा आधा घूमना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। और राइट एंगल किसको बोलते हैं? हाँ, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। एक्यूट एंगल लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, है ना। 1/4 मतलब 90 डिग्री से छोटे को एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलते हैं? मोर देन अ हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब हाफ रिवॉल्यूशन से ज्यादा, उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस। और रिफ्लेक्स एंगल मतलब रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, बिटवीन 1/4 एंड obtuse angle more than a half revolution नहीं, see acute angle less than 1/4 of a revolution. Straight angle is half of a revolution. Right angle is 1/4 of a revolution, and acute angle is less than of a. Obtuse angle is between 1/4 and half of a revolution. हाँ, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं ना। यहाँ देखो, 1/4 और हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन के बीच को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। एंड रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं? मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन। और ये एक एक्स्ट्रा था, ये किसी का आंसर नहीं है। ठीक है, इस आंसर को मैं लिख के दूंगी, फिर आप इसको नोटबुक में लिख लेना। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब इसको देख के आपको बताना है ये कौन सा एंगल है। ए इज एक्यूट एंगल, लेस देन राइट एंगल है ना, लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन। दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, ग्रेटर देन, है ना, हाफ, 1/4 और हाफ के बीच में, ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। दिस इज राइट एंगल, एकदम 90 डिग्री है। दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल है। दिस इज स्ट्रेट एंगल एंड दीज आर एक्यूट एंगल। देखो छोटे 90 डिग्री से छोटे हैं इसलिए एक्यूट एंगल। तो समझ में आया? ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें तो खाली आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन लिखनी है। ये मैच द फॉलोइंग करना है और ये खाली बताना है आपको कि एक्यूट, ये तो आप टेक्स्ट बुक में कर देना वाला क्वेश्चन, खाली मैच द फॉलोइंग ही आपको नोटबुक में करना रहेगा। ये आप टेक्स्ट बुक में ही इनके नाम लिख देना, ठीक है। और इस वाले में आपको ये एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है क्लॉक ड्रॉ करके, और इसमें कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि एंगल्स क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जो आप शुरू में बेसिक ज्योमेट्री पढ़ चुके हो उसी के बारे में था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आगे अगले लेक्चर में इसका मैं कंटिन्यू करूंगी चैप्टर को। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।